तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद योर एम्स में। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, सकुशल होंगे और आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने जैसा कि आपको बताया था कि पशु परिचर के लिए जो एक सीरीज है जो पूरी तरह से उसी के लिए समर्पित है, पशु परिचर के लिए जो पार्ट बी है उसको हम नए सिलेबस के अनुसार लेकर आए हैं। तो उसके हम क्वेश्चन करेंगे बिना किसी समय गवाए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। अगर हमारी सीरीज अच्छी लगती है तो आप इसको सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर करें और प्रेस करें बेल आइकन को, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से प्राप्त हो। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पशुओं के विरेचक के रूप में किया जाता है। तो किसका प्रयोग है जो पशुओं के विरेचक के रूप में किया जाता है, उसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसमें पहला है मैग्नीशियम सल्फेट, दूसरा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, अरंडी का तेल या उपरोक्त सभी। आपको बताना है इनमें से जो विरेचक होता है, जो पेट जो पशुओं के जो पेट में दर्द रहता है, कीड़े पड़ जाते हैं, उसके विरेचक के रूप में, उसकी दवाई के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो आप बता सकते हैं इसका आंसर। तो बताइए, मैग्नीशियम सल्फेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, अरंडी का तेल या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। राइट आंसर है इसका उपरोक्त सभी। इन सभी का उपयोग आप विरेचक के रूप में कर सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट का भी, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का भी और अरंडी का तेल का भी। इन तीनों का उपयोग आप विरेचक के रूप में कर सकते हैं पशु के। तो अगला क्वेश्चन हमारे ये रहा आपके सामने। हम इसका थोड़ा एनालिसिस भी देखेंगे, थोड़े आसपास की चीज़ों को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, मवेशियों में ब्लैक क्वार्टर रोग के कारण क्या होता है। किसके कारण ब्लैक क्वार्टर रोग मवेशियों में यानी पशुओं में ब्लैक क्वार्टर रोग किसके कारण होता है। तो पहला है कवक के, विषाणु के, जीवाणु के, प्रोटोजोआ के। तो आपको बताना है जो ब्लैक क्वार्टर रोग है वो पशुओं में किसके कारण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। राइट आंसर इसमें जीवाणु। क्या होने वाला है दोस्तों, जीवाणु के कारण मवेशियों में ब्लैक क्वार्टर रोग का जो वो होता है जीवाणु के कारण होता है। तो इसका हम एनालिसिस देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये रहा इसके सामने। तो इसमें है उत्तर, तो इसमें जीवाणु है, यानी मवेशियों में ब्लैक क्वार्टर रोग जीवाणु के कारण होता है। ब्लैक क्वार्टर रोग कारण जीवाणु, वैज्ञानिक नाम इसका कोलोस्ट्रीडियम चौवाई। ये भी पूछा जाता है वैज्ञानिक नाम। तो जीवाणु का जो वैज्ञानिक नाम है वो है कोलोस्ट्रीडियम चौवाई। तो इसको भी याद रखना आपको, तो आप इसको लिख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो यह अपना अगला क्वेश्चन कि वयस्क पशु का पहला क्लोन यानी कि प्रतिरूपण, वयस्क पशु का पहला क्लोन यानी प्रतिरूपण कौन सा है इनमें से। जो वयस्क पशु बोलते हैं भेड़ को, वयस्क पशु का पहला क्लोन यानी भेड़ का पहला क्लोन कौन सा है, क्या नाम है उसका। तो राइट आंसर क्या होने वाला है। पहला है डॉली, प्रथम, उदय, नेल्लोर और बोअर। तो इनमें से आपको बताना है कि वयस्क पशु यानी भेड़ का पहला क्लोन है जो किस नाम से है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों डॉली के नाम से। क्या होने वाला है, डॉली। जो भेड़ का पहला क्लोन है वो डॉली के नाम से माना गया था। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, इसका थोड़ा एनालिसिस देख लेते हैं। पहला है, तो एक वयस्क यानी कि भेड़ जानवर का पहला क्लोन डॉली है। कौन सा है, डॉली। डॉली है जो कि 5 जुलाई 1996 को सफलतापूर्वक पहला क्लोन स्तनधारी क्लोन किया गया था। यानी कि भेड़ का जो क्लोन किया गया था सबसे पहला, वो 5 जुलाई 1996 को सफलतापूर्वक हो गया था। तो भेड़ का जो वयस्क है उसका क्लोन, उसका नाम क्या है, डॉली। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये रहा। एक ही नस्ल के भीतर पशु संभोग लेकिन 4 से 6 पीढ़ियों तक सामान्य पूर्वज नहीं हो जाना जाता है। यानी कि एक ही नस्ल के भीतर जो क्रॉसिंग कराई जाती है वो होगा, लेकिन वो क्रॉसिंग 4 से 6 पीढ़ी पीछे तक के पशु नहीं होने चाहिए, अलग अलग पीढ़ी के पशु होने चाहिए। यानी कि एक ही पीढ़ी के 4 से 6 पशु नहीं होने चाहिए, 4 से 6 पीढ़ियों के पशु नहीं होने चाहिए। तो पहला इसमें बहिसंकरण, सुधारना, ग्रेडिंग अप, क्रॉस ब्रीडिंग या अंतर जातीय संकरण या इंटरसेप्टिफिक हाइब्रिडाइजेशन और इसमें अंतरा प्रजनन। तो इनमें से कौन सा होने वाला है, आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। तो एक ही नस्ल के भीतर पशु संभोग लेकिन 4 से 6 पीढ़ियों तक सामान्य पूर्वज नहीं हो जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बहिसंकरण यानी कि आउट क्रॉसिंग। राइट आंसर इज आउट क्रॉसिंग, एक हो जाएगा। चलो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये रहा। तो इसके बारे में, एक ही नस्ल के भीतर जानवरों का संभोग है लेकिन उसकी वंशावली के दोनों ओर, बताया था ना कि वंशावली के दोनों ओर से 4 से 6 पीढ़ियों तक उभयनिष्ठ पूर्वज नहीं हो। वो जो क्रॉसिंग कराई जाती है उसकी जो वो क्रॉसिंग है वो 4 से 6 पीढ़ियों तक के जो पूर्वज हैं उनमें से एक भी नहीं हो, अलग ही पीढ़ी का हो। इस तरह के क्रॉस वंश को बहिष्करण या आउट क्रॉसिंग कहा जाता है।
बहिसंकरण। बहिसंकरण उन पशुओं के लिए सबसे अच्छी प्रजनन विधि है जो दूध उत्पादन में उत्पादकता औसत से नीचे गोमांस मवेशियों में वृद्धि दर है। अगर कोई दुधारू पशु उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो कम दूध देते हैं, औसत से नीचे दूध देते हैं और उनके मांस की वृद्धि के लिए आउट क्रॉसिंग कराई जाती है। और कभी कभी केवल एक ही बहिसंकरण प्रजनन अवसाद को दूर करने में मदद करता है। तो इसके बारे में हमने आसपास की जानकारी वो इकट्ठी कर ली थी और आपको बता दी थी। अब अगला है, ये रहा आपके सामने, हार्ड पनीर किससे तैयार किया जा सकता है। तो बताया आपको, हार्ड पनीर किससे तैयार किया जा सकता है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, कवक या शैवाल। तो आपको राइट आंसर बताना है कि जो हार्ड पनीर है वो किससे तैयार किया जाता है। बताइए, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से, वायरस से या कवक से या शैवाल से। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर होने वाला है बैक्टीरिया से। क्या होने वाला है दोस्तों, बैक्टीरिया से। इसके आसपास की जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, चलते देखते हैं इसके बारे में। ये रही जानकारी दोस्तों। तो इसके बारे में है कि हार्ड और सेमी हार्ड पनीर के निर्माण में ताज़ा दही और महीनों या वर्षों तक परिपक्व होने वाले दही की आवश्यकता होती है। पकने के दौरान माइक्रोफ्लोरा जैव विविधता आमतौर पर पनीर के कोर में घट जाता है, जो कठोर पनीर और कठोर परिस्थितियों का विरोध करती है। जीवित बैक्टीरिया, साथ ही पूरे पकने की प्रक्रिया में मरने वाले बैक्टीरिया के एंजाइम अंतिम स्वाद और हार्ड पनीर के सुगंध विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। ये सभी को आपको नोट करना है, जिससे कि अगले क्वेश्चन ये अगली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन, मवेशियों में होने वाले स्तन ग्रंथि की सूजन के रोग की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विडाल टेस्ट या ट्रेटोजोलियम टेस्ट या स्ट्रैप कप टेस्ट या इनमें से कोई नहीं। तो आपका बताना है, मवेशियों में, जो पशुओं में स्तन ग्रंथि पर जो सूजन आ जाती है उसके रोग की पहचान के लिए जो परीक्षण किया जाता है, उस परीक्षण का नाम बताना है आपको। तो उसका नाम क्या है, विडाल टेस्ट या टेट्रोजोलियम टेस्ट या स्ट्रैप कप टेस्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों स्ट्रैप कप टेस्ट। क्या होने वाला है, स्ट्रैप कप टेस्ट। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये रहा आपके सामने, यह है कि टाइफाइड बुखार की पहचान के लिए विडाल परीक्षण किया जाता है। ये आपको सबको पता है कि टाइफाइड बुखार होता है, उसका जो टेस्ट किया जाता है उस टेस्ट का नाम है विडाल टेस्ट है। बीज की व्यवहार्यता निर्धारित करने के लिए ट्रेटोजोलियम परीक्षण किया जाता है। जो ट्रेटोजोलियम, जो सेकंड नंबर पे ऑप्शन था, वो क्यों किया जाता है, बीज की व्यवहार्यता को निर्धारित करने के लिए, वो ठीक है नहीं है जो भी है। और स्तन जो शोथ रोग है वो पालतू जानवर सभी में हो सकता है। स्तन शोथ रोग पालतू जानवर होते हैं उन सभी में हो सकता है। तो इसको खासकर दूसरा जो और पहला जो दोनों पॉइंट है इनको लिख लें आप, क्योंकि ये परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से क्या मवेशियों की एक स्वदेशी डेयरी नस्ल है। जो मवेशी है जो अपने खुद के देश की नस्ल है वो कौन सी है, वो लाल सिंधी, चिप्पी पराई, कन्नी और कोम्बाई। लगता है आपको ये कि कोई सा भी नहीं सुना होगा कि लाल सिंधी के अलावा आपने, क्योंकि लाल सिंधी है जो अपने देश की जो स्वदेशी डेयरी नस्ल है वो लाल सिंधी है। चिप्पी पराई, कन्नी, कोम्बाई ये सब विदेशी नस्ल हैं। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये रहा अगला, ये देखो, इसमें लाल सिंधी पाकिस्तान के सिंध प्रांत से उत्पन्न होने वाली एक प्रतिष्ठित गर्मी सहिष्णु देशी डेयरी नस्ल है। ये लाल सिंधी जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत से, जो पाकिस्तान है उसके सिंध प्रांत से, जो जैसलमेर का एरिया लगता है, बाड़मेर का लगता है, बीकानेर का लगता है, फलौदी का लगता है, वहाँ से ये लाल सिंधी पाकिस्तान से प्रवेश करती है। और नस्ल को मलीर, लाल कराची और सिंधी के रूप में जाना जाता है। इस नस्ल के जो उपनाम हैं उनको मलीर, ये नाम उपनाम पूछे जाते हैं। खासकर राठी और लाल सिंधी के नाम तो आप नोट कर ही लें, क्योंकि ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। नस्ल को मलीर, लाल कराची और सिंधी के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह नस्ल बलूचिस्तान के बेला के लाल बेला मवेशियों से विकसित हुई है। नस्ल विशिष्ट लाल रंग की और साहिवाल से गहरे रंग की है। जो लाल सिंधी है ये साहिवाल गाय है, उससे थोड़ा गहरा रंग होता है इसका। मवेशी दूध के उपज 2000 से 4000, इसका जो प्रति ब्यात जो दूध होता है वो 2000 से 4000 के बीच होता है, जिसकी औसत उपज इतनी 1840 होती है। दूध में वसा इसके में 4% होता है और 5% के बीच होता है। देसी मवेशी नस्लों में साहिवाल, लाल सिंधी, गिर, थारपारकर आदि। जो हमारे देश की नस्ल हैं उनमें साहिवाल है एक,
साहिवाल है, और आपको बताई थी लाल सिंधी तो है ही, और एक गिर और है, गिर। ये ज़्यादातर मवेशी जो देसी नस्ल हैं उनके रूप में देखी जाती हैं, जानी जाती हैं। तो इनका पॉइंट को आपको नोट करना है, इनका पॉइंट जो नोट करना है वो है आपका, वो पॉइंट नोट करना है आपको, वो है जैसे यह दूसरे नस्ल को मलेर, लाल कराची और सिंधी के रूप में जाना जाता है। और एक है कि दूध में वसा कितनी होती है। और एक देसी मवेशियों की नस्लों में साहिवाल, लाल सिंधी, गिर और थारपारकर। थारपारकर भी पाकिस्तान से प्रवेश करती है और हमारे जैसलमेर साइड आती है पाकिस्तान से। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा आपके सामने, वो फसलें जो भूमि को पर्ण या जड़ से ढकने के कटाव मिट्टी की रक्षा करने में सक्षम है, वो किस रूप में जाना जाता है। तो अब वो फसलें जो भूमि को पर्ण या जड़ से ढकने के माध्यम से कटाव से मिट्टी की रक्षा करने हेतु के रूप में जानी जाती हैं, यानी कि जो हमारा मिट्टी अपरदन होता है उसके लिए जो फसल बोई जाती है उसे रोकने के लिए, वो कौन सी फसल कहलाती है। तो उसका राइट आंसर क्या होने वाला, फसलों की कटाई करना। क्या इससे मिट्टी अपरदन रुक जाएगा, एवेन्यू की फसलें इससे रुक जाएगा, पर्ण फसलों से रुक जाएगा। क्योंकि मिट्टी का जो अपरदन है वो ओनली सुरक्षा फसलों से उगेगा, क्योंकि ये फसल उस मिट्टी अपरदन के विपरीत लगाई जाती हैं, जिससे कि आपको मिट्टी अपरदन में कोई वो नहीं हो। क्योंकि मिट्टी अपरदन से ही अपनी जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसका ह्रास हो जाता है, और जो अनुपजाऊ मिट्टी है वो ऊपर से आ जाती है, जिससे कि आपको फसलों में नुकसान होता है। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये रहा आपके सामने, जो अपनी स्ट्रिप क्रॉपिंग खेती की एक विधि है जिसमें लंबी इसके संकीर्ण स्ट्रिप्स में विभाजित खेत की खेती करना शामिल है। और एक होती है एवेन्यू की फसलें, जो ऑप्शन में था उसी फसलें जो खेत के सड़कों और बाढ़ के साथ उगाई जाती हैं, अरहर की दाल और ग्लिसराइडिया, सिसल आदि फसल। ये एवेन्यू फसलें, एवेन्यू फसल का याद रखना है आपको, जो खेत के सड़कों और बाढ़ के साथ लगाई जाती हैं, सड़कों और बाढ़ के साथ यानी कि एक खेत है जिसमें बाढ़ लगा दी जाती है और साइड में से अगर सड़क निकल रही है तो उसको एवेन्यू की फसल कहते हैं। जैसे कि अरहर की दाल हो गई, और ग्लिसराइडिया हो गई, और सिसल हो गई। अंतर फसलें होती हैं कि इंटरक्रॉपिंग, एक ही खेत के साथ दो से अधिक फसलों की खेती। इंटरक्रॉपिंग किसे कहते हैं, अंतर फसलें, एक ही खेत पर एक साथ दो से अधिक फसलों की खेती। एक खेत है, आधे में कुछ कर दिया और आधे में दूसरी फसल कर दी, तो उसे कहते हैं इंटरक्रॉपिंग, यानी कि अंतर फसलें। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये रहा कि मनुष्य में रोग के प्रेरक के साथ स्थानांतरण के रूप में जाना जाता है। तो मनुष्य के रोग के प्रेरक के रूप में स्थानांतरण, यानी कि ये पूछना चाह रहा है कि जो रोग पशुओं से मनुष्यों में चले जाते हैं उन रोग को क्या कहते हैं, वो किस कारण से जाते हैं, किस रूप में उन्हें जाना जाता है। तो पहला क्वेश्चन है अपना, पहला जो ऑप्शन है वो संक्रमण के, या सूक्ष्म रक्त परिसंचरण के, या जूनोसिस के, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको राइट आंसर बताना है इनमें से कौन सा है। जो रोग पशुओं से मनुष्य के रूप में आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वैसे इसको कहते हैं जूनोसिस। राइट आंसर इज जूनोसिस, यानी जूनोटिक भी कहते हैं इसे, जूनोटिक या जूनोसिस जो भी है, वो कहते हैं कि जो पशुओं से मनुष्यों में जो रोग प्रवेश कर जाते हैं उन्हें जूनोसिस बीमारी कहते हैं। चलो कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। ये रहा आपके सामने जूनोसिस, ये होमोसेपियंस के साथ ही जानवरों के रोग हैं। इन्हें संक्रामक एजेंट विकास के दौरान एक विशेष पशु प्रजाति के लिए अनुकूलित हो गए हैं। इन जानवरों में निर्बाध संक्रमण श्रृंखलाएं मौजूद हो सकते हैं। अगर कम शब्दों में बताया जाए अर्थ में, ऐसे रोग जो पशुओं के माध्यम से मनुष्यों में फैलते हैं। बताया था कि वो रोग जो पशुओं से मनुष्यों में संक्रमण हो जाते हैं उन रोग को क्या कहते हैं, जूनोटिक या जूनोसिस कहते हैं। वो रोग और संक्रमण जो एजेंटों को स्वाभाविक रूप से अन्य कशेरू को जानवरों और मनुष्यों के बीच प्रसारित होते हैं, इनमें साझा किए जाते हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से प्रसारित नहीं होते हैं। यानी कि खासकर ये है कि अगर शॉर्ट में बताया जाए तो जो रोग जो मनुष्य से और जो पशुओं में जो स्थानांतरित होते हैं उन्हें कहते हैं जूनोटिक रोग, यानी कि जूनोसिस रोग। इसका कहने का मतलब यही था। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा आपके सामने, ये रहा कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो आपको बताना है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है।
यानी कि इसका मथुरा में है, मेरठ में है, बरेली में है या लखनऊ में। आपको बताना है इनमें से एक कि मथुरा में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में? मथुरा, मेरठ, बरेली, लखनऊ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बरेली। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बरेली हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जो कि बरेली में है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये रहा आपके सामने, आपको नोट करना है, ये की पॉइंट है कि पशुपालन विभाग 1944 में बनाया गया। आया हुआ क्वेश्चन है, पशुपालन विभाग का निर्माण यानी कि स्थापना कब हुई थी? 1944 में। विभाग पशुपालन विकास, कुक्कुट विकास, रोग नियंत्रण, चारा विकास, अन्य गतिविधियों कवर करता है। पशुओं के चारा खाद्य श्रृंखला संसाधनों को बेहतर बनाने के लिए खाद्यान्न खेती क्षेत्र बढ़ावा विभाग का दूसरा उद्देश्य यही था। यानी कि आपको की पॉइंट जो ये करना है कि पशुपालन विभाग जो कि 1944 में इसकी स्थापना की गई थी, ये आपको नोट करना है क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है। और विभाग पशुपालन विभाग है जो कुक्कुट विकास, रोग नियंत्रण, चारा विकास और अन्य पशुपालन गतिविधियों को कवर भी करता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्न से कौन सा जल जनित रोग है जो कि जल से फैलता है? वो कौन सा रोग है? यहाँ पर मनुष्य का रोग नहीं पूछा गया है, यहाँ पर पशुओं का रोग पूछा गया है क्योंकि हम वो पढ़ा रहे हैं ना, पशुपालन से संबंधित जो क्वेश्चन है यानी कि पशु परिचर से, तो आपको वही बताना है। खसरा है ये मनुष्य का रोग है, डेंगू मनुष्य का, पित्त ज्वर मनुष्य का, लेकिन ई कोलाई ये जो रोग है ये पशुओं का रोग है। ई कोलाई है जो जल से फैलता है। मनुष्यों सॉरी पशुओं में जो ई कोलाई रोग है ये जल से फैलता है। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं ई कोलाई के बारे में। ये रहा, ई कोलाई बैक्टीरिया सामान्य रूप से स्वस्थ लोगों और जानवरों की आंत में रहता है। ये ई कोलाई जो बैक्टीरिया है ये सामान्य रूप से स्वस्थ जानवर होते हैं, स्वस्थ लोग होते हैं, उनके आंत में रहता है। बड़े वयस्क और बच्चों को अधिक खतरा होता है इस संक्रमण से। इस संक्रमण से बड़े वयस्कों और बच्चों को अधिक खतरा रहता है या कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले, यानी कि जो इम्यूनिटी जो पावर होती है मनुष्य की, वो अगर उसकी कमज़ोर है तो उसमें इसका जो इकोलाई बैक्टीरिया इसका खतरा ज़्यादा बना रहेगा, चाहे वो मनुष्य हो या फिर पशु। तो इकोलाई बैक्टीरिया है जो कि इम्यूनिटी कमज़ोर है उसमें ज़्यादा, और बड़े वयस्क और बच्चों का अधिक खतरा रहता है इस इकोलाई बैक्टीरिया से। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, तो नोट कर लें आप इसको। निम्नलिखित फसलों में कौन सा फास्फोरस की कमी का सूचक है? तो इन फसलें जिनमें से फास्फोरस की कमी का कौन सा सूचक है? तो पहला है सोयाबीन, दूसरा मक्का, तीसरा सरसों और चौथा गन्ना। तो आपको बताना है जिसमें फास्फोरस की सबसे ज़्यादा कमी होती है, फास्फोरस नहीं होता है, वो कौन सी फसल है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो बताइए कौन सी है इनमें से, 1 2 3 4। तो इसका राइट आंसर होने वाला है मक्का। क्या होने वाला है दोस्तों? मक्का, क्योंकि निम्नलिखित फसलों में से फास्फोरस की कमी मक्के में होती है। सरसों, गन्ना और सोयाबीन में हाँ ठीक होती है, लेकिन मक्के में इन तीनों से बहुत कम होती है, फास्फोरस की मात्रा होती है जो। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं जो भी आसपास के जानकारी। कुछ फसलों में विशिष्ट लक्षणों को प्रदर्शित करने वाले एक विशेष कमी वाले पोषक तत्व के लक्षण होने के विशिष्ट माना जाता है। इस प्रकार की विशेष तत्व की कमी के लिए ऐसी फसलों को संकेतक फसल कहा जाता है। जिसमें फास्फोरस की कमी या फिर विशेष तत्व की कमी होती है, उस फसल को संकेतक फसल के रूप में कहा जाता है। ये आ सकता है जिस प्रकार ऐसी फसल का नाम बताइए जो विशेष तत्व की कमी के लिए किस नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम है संकेतक फसल। यह मुख्य रूप से संबंधित संकेतक फसलों में तत्व की अधिक मांग के कारण होता है। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये रहा, तो बताइए ऊँट की सबसे अच्छी माने जाने वाली नस्ल कौन सी है? वैसे तो नाचना नस्ल है ऊँट की वो सबसे अच्छी मानी जाती है, लेकिन जो इन ऑप्शन में दी हुई है अलवरी, गुरहा, जैसलमेरी, कच्छी, तो इनमें से कौन सी फसल है जो ऊँट की सबसे अच्छी मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर अलवरी है, गुरहा है, जैसलमेरी है, कच्छी। तो आपको बताना है 1 2 3 4 कौन सा ऑप्शन है इनमें जो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो विश्लेषण करता है इस क्वेश्चन का। तो उसका राइट आंसर होने वाला है जैसलमेरी। क्या होने वाला है दोस्तों? जैसलमेरी इसका राइट आंसर। चलो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये रहा, यह है जैसलमेरी जैसलमेरी नस्ल के ऊँटों को सबसे अच्छी नस्ल माना जाता है। रेगिस्तानी शहर जैसलमेर के नाम पर पड़ा। इस नस्ल का नाम रेगिस्तानी शहर जैसलमेर के नाम पर जैसलमेरी नाम पड़ा था। 3 प्रमुख नस्लें हैं, मेवाड़, कच्छी और बीकानेरी हैं। ऊँटों के अन्य 3 भी हैं जो मेवाड़ी है, कच्छी है और बीकानेरी, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ जो नस्ल है ऊँट की वो है जैसलमेरी, जिसका नाम जैसलमेर शहर के नाम पर पड़ा है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बुफेलोज कहाँ स्थित है?
यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बुफेलोज कहाँ पर स्थित है? तो उसका राइट आंसर क्या होने वाला? पानीपत, सोनीपत, हिसार या भिवानी? तो इसका राइट आंसर बताना है आपको सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बुफेलोज, यानी भैंसों का जो सेंट्रल यानी कि केंद्रीय इंस्टीट्यूट है जो अनुसंधान के लिए, वो कहाँ पर है? वो है आपका हिसार में। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हिसार। राइट आंसर हिसार। चलो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये रहा आपको की पॉइंट है जो नोट करने हैं आपको यहाँ पर। ये रहा। तो पहला, इसकी स्थापना 1 फरवरी 1985 को हुई थी। ये आया हुआ क्वेश्चन है। जो बफेलोज का जो रिसर्च केंद्र है, केंद्रीय रिसर्च बैंक जो हिसार में है, उसकी स्थापना 1 फरवरी 1985 को हुई थी। यह भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये भी याद करना है किस संस्था के अंतर्गत आता है? भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत में दुनिया के 58% भैंसें और भारत के 35% पशु भैंस हैं। भारत में दुनिया के 58% भैंस हैं और भारत के 35% पशु भैंस है, यानी कि दुनिया की जो 58% भैंस है वो भारत में है और भारत के 35% पशु हैं जो वो भैंस है। यानी कि पशुओं में सबसे ज़्यादा भारत में 35% पशु भैंस हैं और दुनिया की जो भैंस हैं उनमें भारत में 58% भैंसों का नियोजन किया गया है। इस संस्था के निदेशक डॉक्टर इंद्रजीत सिंह हैं। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार में एक और संस्थान है जो इसी तरह काम में लगा हुआ है, वो है CIRB के साथ सहयोग करता है। CIRB जो कि इसकी संस्था बैंक का शॉर्ट रूप है। हिसार वार्षिक भैंस उत्सव हर साल 1 फरवरी को CIRB स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि हिसार वार्षिक भैंस उत्सव 1 फरवरी को मनाया जाता है। इसको नोट करना है आपको। और गाय के दूध की तुलना में भैंस के दूध में 58% अधिक कैल्शियम, 40% अधिक प्रोटीन और 43% कम कोलेस्ट्रॉल होता है। यानी कि गाय की तुलना में जो भैंस है उसका दूध बेटर माना गया है, गाय का नहीं, बल्कि भैंस के में सबसे अधिक कैल्शियम होता है, प्रोटीन भी उससे अधिक होता है, 43% कोलेस्ट्रॉल कम होता है। तो इसलिए आप ये है कि इसकी जो याद करने की चीज़ है वो है कि इसकी स्थापना 1 फरवरी 1985 को हुई और 21 संस्था के अंतर्गत आता है, कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसमें CIRB ये उसमें सहयोग करता है और स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को भैंस उत्सव मनाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो यह निम्नलिखित में कौन सी भेड़ की नस्ल है? तो इनमें से भेड़ की नस्ल कौन सी है? अंगोरा, अल्पाइन, सानेन, चोकला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चोकला है जो भेड़ की नस्ल है। सानेन, अल्पाइन, अंगोरा ये भेड़ की नस्ल नहीं है। राइट आंसर 3, यानी कि भेड़ की नस्ल कौन सी है? चोकला। चलो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये रहा आपके सामने। चोकला भेड़ की नस्ल है। ये चोकला है जो भेड़ की नस्ल है, यह भारत का मूल निवासी है। चोकला भेड़ है जो भारत की ही नस्ल है, प्रॉपर भारत की नस्ल है, देसी है। चोकला भेड़ यह नस्ल आमतौर पर भारत के राजस्थान क्षेत्र में पाई जाती है। हाँ बिल्कुल, यह नस्ल राजस्थान क्षेत्र में पाई जाती है। भेड़ की इस नस्ल का सर्वश्रेष्ठ कालीन ऊन नस्ल के रूप में जाना जाता है। इस भेड़ में जो खासियत है वो सबसे यह है कि ये ऊन उत्पादन करने में बहुत ही बढ़िया है, यानी कि नंबर 1 है चोकला भेड़ है जो। ये भारत का जो स्वदेशी है, प्रॉपर रूप से स्वदेशी है ये भेड़ है जो, और ये ऊन उत्पादन में सबसे सर्वश्रेष्ठ नस्ल है और ये भारत के राजस्थान में पाई जाती है। किस राज्य में पाई जाती है? ये राजस्थान में पाई जाती है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। कैसे लगे आपको? और आपको ऐसे ही रोज़ाना एक एक वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे कि आपकी जो पशु परिचर में जो 45 नंबर का, यानी कि अब तो इतने टॉपिक नहीं दिए गए विस्तृत सिलेबस जो डाला गया है उसमें, तो उसके लिए आपको हम तैयारी करा रहे हैं। तो आपको कहीं से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इन क्वेश्चंस को करके जाते हैं तो आप इनसे बाहर नहीं आने वाला है कुछ भी। तो इसलिए आप बने रहें हमारे चैनल पर, रोज़ाना वीडियो को देखते रहें और अपना एनालिसिस करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।